मैं राहुल यादव स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल के नर्सिंग क्लासेस में। तो हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे मैथ में वो था परसेंटेज। परसेंटेज की अभी तक 4 क्लासेस हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसमें हमने बिल्कुल बेसिक्स परसेंटेज के बारे में पढ़ा था। अब हम थोड़ा सा लेवल को एडवांस करते हैं, थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं अपने लेवल को और कुछ नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करेंगे आज से हम। अगर आपने हमारी पहले की 4 क्लासेस नहीं ली है तो आप एक बार जरूर देखें उनको, उससे आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा। तो हम शुरू करते हैं हम परसेंटेज की शीट नंबर 4। इसमें अपना पहला क्वेश्चन है, इफ द साइड्स ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 40%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया। अगर किसी भी स्क्वायर की साइड को 40% तक बढ़ा दिया जाए तो उसके एरिया में कितना चेंज होगा। तो हमें पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ये होता है आपका ए स्क्वायर, वेयर ए इज साइड ऑफ स्क्वायर की साइड होता है। अब हमें पता है कि परसेंटेज क्या है, परसेंटेज ओनली एक कंपैरिजन है, रेशियो का कंपैरिजन है। रेशियो है मतलब एक प्रकार से। तो हम यहाँ पर ए लिखेंगे, यहाँ पर ए लिखेंगे क्योंकि हमें ए को ए से गुणा करना है, तभी हमारा एरिया आ जाएगा। तो साइड को इंक्रीज किया गया 40%। अब हमें पता है कि 40% को हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 2/5, 2/5। उसके बाद इसका मतलब क्या हो गया कि 5 का 40% कितना है, 2 है। तो साइड पहले इनिशियल थी वो थी 5 और फाइनल कितनी हो गई, 5 में 2 जोड़ दिया 7, क्योंकि 5 का 40% 2 होता है, तो 5 प्लस 2। दूसरी साइड भी 5 से 7 हो गई। हमें निकालना एरिया। एरिया क्या होता है, ए इंटू ए, ए इंटू ए। ये हो गया 5 गुणा 5 25, 7 गुणा 7 49। अब हमें निकालना है फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया। एरिया पहले 25 यूनिट था, अब है 49 यूनिट्स। तो कितना इंक्रीज हो गया, ये हो गया 24 यूनिट इंक्रीज। हमें निकालना है परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज आया 24 यूनिट, बढ़ा है 25 यूनिट पे। हमें निकालना है किस पर, 100 पर, क्योंकि परसेंटेज हमेशा 100 पर है। इसको काटेंगे तो 25 होगा 100, 24 होगा 96%। एरिया इंक्रीज बाई 96%। तो एरिया हमारा 96% बढ़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ द बेस रेडियस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इंक्रीज बाई 40%, अगर रेडियस को इंक्रीज कर दिया जाए 40% एंड इट्स हाइट इट डिक्रीज बाई 37:1/2%, और हाइट को डिक्रीज कर दिया गया 37%। अब हमें पता है कि 40% को हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 2/5, और 37.5 को 3/8। ये हमने पहली क्लासेस में पढ़ लिया था कैसे लिखते हैं, आप एक बार जरूर देखो उन क्लासेस में। तो अब क्या गया, रेडियस को 40% इंक्रीज कर दिया गया। हमें निकालना है क्या, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम में परसेंटेज चेंज। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। हमें सिर्फ कंपैरिजन किसका करना है, आर और एच का, क्योंकि पाई है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, और कांस्टेंट वैल्यू इनिशियल वॉल्यूम में भी पाई से मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि वो कांस्टेंट है, और फाइनल में भी पाई से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम पाई को जब हम रेशियो निकालते हैं परसेंटेज में कंपेयर करते हैं तो पाई को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो वॉल्यूम हमें इनिशियल वॉल्यूम वी आई से डिनोट करते हैं, यहाँ पर भी फाइनल से डिनोट करते हैं। आर इंटू एच, ये हमारे पास हो गया वॉल्यूम का फॉर्मूला। रेडियस है वो इंक्रीज कर दी गई भाई 40%, मतलब पहले अगर 5 यूनिट थी रेडियस तो अब 40% इंक्रीज कर कितनी कर दी, 7, 5 से 7। लेकिन हाइट को क्या किया, डिक्रीज कर दिया गया 37.5% से। तो 37.5 मतलब अगर पहले 8 थी तो 8 का 37% कितना होता है, 3। 3 कम कर दी तो 8 में से 3 गए 5। अब हम इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8×5 40, 40×5 200, और इस 7×7 49, 49×5 245। आपको यहाँ से साफ पता लग रहा है कि क्या वॉल्यूम हो रही है, इंक्रीज हो रही है। कितनी इंक्रीज हो रही है, 45 यूनिट इंक्रीज हो रही है। किस पर इंक्रीज हो रही है, 200 पर। हमें निकालनी किस पर है, परसेंटेज 100 पर। तो ये 2 पे कट जाएगा और ये 45/2 आ जाएगा 22.5%। ये आपका परसेंटेज चेंज आ जाएगा, इंक्रीज वॉल्यूम परसेंटेज आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पर देखा कि हमने इन तीनों की मल्टीप्लाई की है, इन तीनों की मल्टीप्लाई करके हमने क्या किया, कंपेयर किया है ओनली। तो हम जब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है, तो हम इनको डायरेक्ट यहाँ से कट कर सकते हैं, मतलब कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 5 से गुणा यहाँ पर भी करना पड़ रहा है, यहाँ पर भी करना पड़ रहा है।
और जो मेन यूनिट आ रही है उसमें भी एक 5 का फैक्टर दोनों जगह आएगा। तो आप इस जो चीज कॉमन होती है उस चीज को आप कैंसिल आउट कर दीजिए और जो बच गए उनकी मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। 8 5 40, 7 7 49। ये स्टेप सेकंड मेथड है ये। अब हमें पता चल रहा है कितनी हो रही है, 9 यूनिट इंक्रीज हो रही है 40 पे। निकालने किस पे, 100 पे। ये यहाँ से ये कट गया, 2 5, ये आ गया 45/2%। वही आंसर आ जाएगा 22.5%। तो आप देख लीजिए आपको किस तरीके से ये करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए मैन सेव्स ए सर्टेन पार्ट ऑफ हिज इनकम एवरी मंथ। एक आदमी अपने सर्टेन इनकम का कुछ हिस्सा हर महीने बचाता है, सो दैट ही कैन परचेज ए कार इन 1 ईयर, ताकि वो एक कार खरीद सके 1 साल में, मतलब 12 महीने में। तो हम मान लेते हैं लेट हिज सेविंग्स भी S1, मान लेते हैं हर महीने S1 रुपए बचाता है, तो कार की प्राइस कितनी आ जाएगी भाई? 12 महीने में अगर कार खरीद रहा है तो 12 गुना S1, हर महीने S1 बचा रहा है, तो इतनी इसकी प्राइस आ जाएगी। अब वो कह रहा है कि बाई व्हाट परसेंट ही मस्ट इंक्रीज हिज सेविंग, उसको अपनी सेविंग कितनी इंक्रीज करनी पड़ेगी, सो दैट ही कैन परचेज द सेम कार इन 9 मंथ, ताकि वो उसी कार को 9 महीने में खरीद सके। अब यहाँ से हमें एक बात पता चल रही है कि पहले वो 12 महीने में खरीद रहा था, अब वो 9 महीने में खरीद रहा है, तो उसको अपनी सेविंग को इंक्रीज करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। दैट इज फाइनल सेविंग्स भी। हम मान लेते हैं अब उसने अपनी सेविंग्स बढ़ा करके S2 कर दी है। अब तो कार की प्राइस कितनी हो गई, अब वो कार उसको सिर्फ 9 महीने में मिल जाएगी, तो 9 गुना S2, ये आ गई कार का प्राइस। अब दोनों जगह कार का प्राइस तो सेम ही रहेगा, चाहे वो 9 महीने में खरीदे या 12 महीने में खरीदे। तो हम इनको कंपेयर कर देंगे, 12S1 इज इक्वल टू 9S2, क्योंकि कार का प्राइस क्या है, सेम। तो यहाँ पर S1/S2 आ जाएगा आपका 9/12, ये आ जाएगा 3/4। ये आ गया रेशियो। अगर पहले 3 यूनिट थी, पहले 3 यूनिट अगर वो सेव कर रहा था, तो अब उसको 4 यूनिट सेव करना पड़ेगा। हमें यही निकालना है व्हाट परसेंट ही मस्ट इंक्रीज हिज सेविंग, उसको अपनी सेविंग्स कितने परसेंट इंक्रीज करनी पड़ेगी। कितनी परसेंट इंक्रीज करनी पड़ रही है, 1%, 1 यूनिट बढ़ानी पड़ रही है किस पर, 3 यूनिट पर। तो परसेंटेज निकालने के लिए 100%, यह आ जाएगा 33 सही 1/3%। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो 33 सही 1/3% उसको अपनी सेविंग्स बढ़ानी पड़ेगी अगर वो कार को 9 महीने में खरीदना चाहता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ABCD परचेज ए पेन फॉर ₹56 लाख, 56 lakhs में कोई पेन को खरीदते हैं। द शेयर ऑफ B+C+D इज 460% ऑफ A एंड द शेयर ऑफ A+C+D इज 366.66% of B and the share of C is 40% of A plus B plus D. Find the share of D. केवल लैंग्वेज दे रखी है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन बहुत आसान है। यहाँ पर देखिए A+B+C+D किसी भी पेन को खरीद रहे हैं 56 लाख रुपए में, बहुत ही महंगा पेन है। और शेयर ऑफ B+C+D वो है 460% ऑफ ए। अब हमने हमारी पहली क्लास में हमने पढ़ा था कि 460% को हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे। तो इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे 400 + 60 और परसेंट। अब हमें पता है कि 100% की वैल्यू फ्रैक्शन में क्या होती है, कंप्लीट वैल्यू होती है 1। तो 400% की वैल्यू आ जाएगी 4 + 60 क्या जाएगी 60/100। यहाँ पर 3, यहाँ पर 5, ये आ गया 520 और 23/5। तो 460% को हम लिख सकते हैं 23/5। तो यहां से हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 23/5 ऑफ ए, मतलब मल्टीप्लाई बाई ए। अब हमें एक इक्वेशन, हमारी मेन इक्वेशन है, इस इक्वेशन को नाम डाल लेते हैं, मान लीजिए 1। इफ यहां से हमें B+C+D की वैल्यू कितनी आ गई 23/5 ए, और यहाँ पर क्या है ए, और B+C+D की वैल्यू हम क्या रख देंगे 23/5 ए। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 56 लाख। इसको मल्टीप्लाई करके हम जब ऐड करेंगे तो 5 और 23 28 A/5 इज इक्वल टू 56।
28 या फिर जाएगा 2 पर, ए की वैल्यू आ जाएगी 10 लाख। ए का शेयर आ गया आपके पास 10 लाख। उसके बाद सेकंड इक्वेशन कहती है एंड द शेयर ऑफ ए प्लस सी प्लस डी, ए प्लस सी प्लस डी इज इक्वल्स टू 366.66%। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 366.66% को 300% प्लस 66.66%। 300 की वैल्यू 3 और इसकी वैल्यू होती है 2/3। 3 या 9 तो 11/3। ऑफ ऑफ किसका है? बी इंटू बी। तो ए प्लस सी प्लस डी की वैल्यू क्या आ गई? 11/3 ऑफ बी। अब हम यहाँ पर इस इक्वेशन को मेन इक्वेशन में रखेंगे, ए प्लस सी प्लस डी की वैल्यू, तो बी हमारे पास एक्स्ट्रा है, प्लस 11/3 इसकी वैल्यू है। इसकी वैल्यू भी कितनी होगी? 56 लाख होगी। यहाँ पर आ जाएगा 14b/3 इज इक्वल्स टू 56 लाख। 4 बी की आ गई इनकम कितनी? 12 लाख। बी 12 लाख रुपए अपने शेयर दे रहा है, मतलब कि पेन खरीदने में। ए दे रहा है 10 लाख। अब हमें निकालना है किसका? थर्ड इक्वेशन है द शेयर ऑफ सी इज 40% ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। 40% तो हमने अभी तक 2-3 क्वेश्चन करके क्या होता है? 2/5 ऑफ ए प्लस बी प्लस डी इज इक्वल्स टू शेयर ऑफ किसका? सी। सी का शेयर है वो 2/5 है ए प्लस बी प्लस डी का। तो ए प्लस बी प्लस डी की वैल्यू क्या आ रही है यहां से? 5/2 सी। अब इस इक्वेशन को फिर इसमें डायरेक्ट पुट कर दीजिए, तो सी प्लस 5/2 सी, ये आ जाएगा कितना? 56 लाख। यहां से आ गया 2c+5 7c2 की वैल्यू आ गई 56 लाख। 7/2 56। सी की वैल्यू आ गई आपके पास 16 लाख। हमें निकालना किसका है? शेयर ऑफ डी निकालना है। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 10 लाख। बी की 12 लाख। 12 और 10 22, 22 और 6 28, 38, 38 लाख आ गई आपके पास ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू प्लस डी। ये 56 लाख के बराबर है। इसकी वैल्यू है 38 लाख प्लस डी इज इक्वल टू 56 लाख। तो डी की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी? डी की वैल्यू आपके पास यहां से अगर आप निकालोगे तो ये आ जाएगी 16 लाख। 18 लाख, सॉरी 18 लाख आपका आंसर आ जाएगा। 38 और 18 56। तो एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। ए प्लस बी प्लस सी 56 लाख में किसी पेन को खरीदते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट कहती है कि बी प्लस सी प्लस डी, जो बी और सी प्लस डी का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 460% है ए का। तो इससे हमने पहली इक्वेशन बना ली है, बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 460% ऑफ ए, जो कि 23/5 ए के बराबर आ गया। इसको हमने डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट कर दी, जो कि हम 9th 10th का मैथ्स में करते थे, वही हमने इक्वेशंस में बस वैल्यू पुट की है और क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास कितना? 18 लाख। डी का शेयर 18 लाख। जरूरी नहीं है कि आपसे डी का ही शेयर पूछे, आपसे किसी का भी शेयर पूछ सकता है। 10 लाख आ गया ए का, बी का 12 लाख आ गया, ऐसे आप हर किसी का शेयर निकाल सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां से देखिए, राम परचेज 6 ब्लैक एंड एक्स व्हाइट बोर्ड। राम क्या करता है? ब्लैक एंड व्हाइट 6 ब्लैक बॉल खरीद लेता है राम, और एक्स व्हाइट बॉल खरीद। द प्राइस ऑफ ब्लैक बॉल इज 5/2 ऑफ द प्राइस ऑफ द एक्स ऑफ द व्हाइट बॉल। अगर ब्लैक बॉल, अगर व्हाइट बॉल वो 1 रुपए की खरीद रहा है, मान लीजिए एक बॉल 1 रुपए खरीद रहा है, तो ब्लैक बॉल की कीमत उसको 5/2 गुना उसकी पड़ रही है। अब हमें बताइए क्या है? रेशियो ही है। बॉल्स का तो हमें डायरेक्ट दे दिया, लेकिन यहाँ पर क्या है? रेशियो ही है। तो इसको रेशियो में हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5:2 आ जाएगा, ताकि हम कैलकुलेशन को इजी कर सके। आप 5/2 एक भी ले सकते हैं, लेकिन इससे अगर आप करोगे हम 2 से मल्टीप्लाई, अगर बोथ साइड करोगे तो रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आपका कैलकुलेशन भी इजी हो जाएगी। तो ये आ गया आपका नंबर ऑफ बॉल्स, और ये आ गया आपका प्राइस। तो आपका प्राइस ब्लैक
बॉल का कितना बढ़ गया 30, व्हाइट बॉल का 2x। दोनों का प्राइस जोड़ दिया, टोटल प्राइस आ गया आपका। लेकिन अब वो क्या करता है, एट द टाइम ऑफ मेकिंग द बिल, बिल बनाते वक्त कलर क्या करता है, मेड ए मिस्टेक एंड इंटरचेंज द नंबर ऑफ बॉल्स। तो न्यू बिल बनेगा, न्यू प्राइस आ जाएगा इनका। ब्लैक बॉल अगर वो पहले 6 खरीद रहा था तो अब इंटरचेंज कर दिया, ब्लैक तो कर दी x और व्हाइट कर दी कितनी 6। रेट वही है 5:2। यह आ जाएगा कितना 5x, यह आ जाएगा 12। ये आ गया न्यू प्राइस। अब क्या कहता है कि इस गड़बड़ से जो बिल था वो 45% इंक्रीज हो गया। गड़बड़ कितनी, अगर हम पैसों में गड़बड़ निकालना चाहिए, पैसों में गड़बड़ निकालेंगे तो न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5x प्लस 12 माइनस 30 माइनस 2x, ये आ गया कितना 3x माइनस 18। इतने की उसने गड़बड़ कर दी, इतने रुपए उसने ज्यादा बढ़ा दिए बिल में। अब यह क्या कहता है, ड्यू टू दिस, इससे द बिल अमाउंट इंक्रीज बाय 45%। बिल का अमाउंट था वो 45% बढ़ गया। बिल का अमाउंट कितना बढ़ा है हमारा 3x माइनस 18, इतना बढ़ा है। किस पर बढ़ा है ये, ओल्ड वाले बिल पर ही बढ़ेगा। 30 प्लस 2x, इतना बढ़ा है ओल्ड वाले बिल पर। कितना बढ़ गया 45%, 45 तो 9 5 45 और 20 5, इसको कर दीजिए आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 60x माइनस 360 इज इक्वल्स टू 270 प्लस 18x। 18x उधर जाकर के क्या घट जाएगा 42x इज इक्वल टू 270 में 360 जोड़ेंगे तो 0 630, x आ जाएगा 730/42। 7 से काट देंगे तो कितना जाएगा 7 6 42, 7 9 63, 15 6 9। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी 15। हमें क्या निकालना है, हमें भाई व्हाइट बॉल्स निकालनी थी। कितनी आ गई आपके पास नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स, इनिशियल थी ये कितनी 15। तो 15 आपका इसका आंसर आ जाएगा, फाइंड x। x की वैल्यू आ जाएगी 15। दोबारा देखिए इसको, नंबर ऑफ बॉल थी 6 और x 5/2। अगर व्हाइट बॉल की कीमत 1 रुपए थी तो ब्लैक बॉल की कीमत थी 5/2। तो इसको हम 5:2 लिख सकते हैं। इसका हम टोटल निकाल देंगे, न्यू प्राइस का टोटल निकाल देंगे। और जो परसेंटेज हम शुरू से करते आ रहे हैं उसी में परसेंटेज में 3x माइनस 18/30 प्लस 2x करके 45% के बराबर रख देंगे और यहाँ से x की वैल्यू आपके पास डायरेक्ट आ जाएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कहता था टोटल सैलरी ऑफ ए एंड बी इज ₹1500। टोटल सैलरी कहता है ए और बी की वो 1500 रुपए है आपके पास। ए स्पेंट 90% ऑफ हिज इनकम एंड बी स्पेंट 80% ऑफ हिज इनकम। ए है वो अपनी कमाई का 90% खर्च कर देता है एंड बी स्पेंट 80% ऑफ इट, और बी 80% करता है। द रेशियो ऑफ सेविंग इज 3:4। अब इसने रेशियो दे दिया और सेविंग का दे दिया। हम यहाँ पर कंफ्यूज होकर के क्या करते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर का ही रेशियो ले लेते हैं और इसको कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। हमें एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होगा कि यहाँ पर तो इसने दे दिया एक्सपेंडिचर स्पेंट और यहाँ पर दे दिया सेविंग। तो अगर वो 90%, ए 90%, यहाँ पर लिख दिए ए बी एक्सपेंडिचर और सेविंग। अब टोटल कितना होता है 100% होता है, 100% से ऊपर तो हम ले नहीं सकते। तो 100% में से 90% अगर वो खर्च कर रहा है तो सेविंग कितनी बच गई 10% बच गई उसके पास। ऐसे ही बी अगर 80% खर्च कर रहा है तो सेविंग कितनी बच गई उसके पास 20%। तो हमें क्या निकालना है, ए मान लेते हैं ए रुपए ही कमाता है हर महीने, उसका 10% वो क्या करता है बचाता है। इसका रेशियो निकालना है इसके साथ बी जो कि अपना 20% बचाता है। इसकी वैल्यू कितनी दे दी इसने 3/4। 100 से 100 काट सकते हैं, इससे एक करके। तो ए अपॉन 2 भी कितना आ जाएगा 3/4। 2 से इसको 2 काट दीजिए। ए रेशियो भी कितना आ गया 3/2। ये आ गया उनका कमाई का रेशियो, इनकम का रेशियो। और इसका मतलब क्या होता है कि अगर ए की वैल्यू 3 यूनिट है तो बी की वैल्यू हर जगह 2 यूनिट होगी। कंडीशन अप्लाई कर देता है, अगर जब भी ए की वैल्यू 3 यूनिट होगी या 3 का मल्टीपल होगा तो बी की वैल्यू होगा 2 का मल्टीपल होगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं ए की वैल्यू क्या लेते हैं 3x ले लेते हैं, 3x प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2x मान लेते हैं, 2x इक्वल्स कितना आ जाएगा
1500, 5x इज इक्वल टू 1500, एक्स की वैल्यू आ गई 300। तो ए का कितना से इनकम आ जाएगा, 3 गुणा 300, यह आ गया 900। और बी का कितना आ जाएगा, 2 गुणा 300, 600। तो ए और बी की हमने क्या निकाल दी, इंडिविजुअल सैलरी निकाल दी। 900 और 600 दोनों का जोड़ आप देख सकते हैं 1500 आ रहा है। इसका मतलब अपना आंसर बिल्कुल सही है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन एन एग्जामिनेशन, किसी भी एग्जामिनेशन में द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाइड टू द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स अपीयर्ड फ्रॉम स्कूल एक्स इज 80%। हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक्स स्कूल ले लेते हैं। हमें पता है 80% की फ्रैक्शन क्या होती है, 4/5। ये कह रहा है कि टोटल मान लीजिए, यहाँ पर हम कंपेयर करने के लिए 400 500 ले सकते हैं, क्योंकि हमें आगे भी परसेंटेज को फिर से डिवाइड करना है। तो हम 400 और 500 कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए केवल यहाँ पर ले लेते हैं। अगर आप नहीं भी लेना चाहते तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी हो जाएगी और आंसर आपके गलत आने के चांस बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर अगर टोटल 500 है मान लीजिए एक्स स्कूल में, तो 80% क्या है, क्वालिफाइड है। 80% कितना हो जाएगा इसका, 500 का 80% 400, ये तो निकाला हमने। 400 है वो क्वालिफाइड। नॉन क्वालिफाइड कितने बच जाएंगे, 100 बच गए नॉन क्वालिफाइड। यहां तक कर लेंगे आप। उसके बाद इन स्कूल वाई, एक स्कूल और है वाई, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर हो रहे हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, वो है 25% मोर देन द स्टूडेंट्स अपीयर्ड फ्रॉम स्कूल एक्स। एक्स में कितने में थे, 500, 500 से 25% ज्यादा। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 500 का 25% निकालेंगे, 125। मतलब 500 तो है ही है, उसमें 125 बच्चे और जोड़ देंगे तो आप वाई के अपीयर्ड स्टूडेंट्स आ जाएंगे, जो क्या आ जाएंगे कितने, 625। 625 आ गए। उसके बाद कहता है एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाइड फ्रॉम वाई, और जो नंबर ऑफ क्वालिफाइड दिखते हैं यहाँ पर, यहाँ पर नॉन क्वालिफाइड, जो वाई से क्वालिफाइड हो रहे हैं वो 40% मोर देन द स्टूडेंट्स क्वालिफाइड फ्रॉम एक्स। 40% मोर, 400 यहाँ पर क्वालिफाइड थे, इसका 40% मोर, 160 बच्चे और ज्यादा क्वालिफिकेशन, मतलब और ज्यादा क्वालिफाइड हो रहे हैं। इसमें कितने हो रहे थे, 400, इसमें कितने हो गए, 160 और 560। तो नॉन क्वालिफाइड कितने आ जाएंगे, 40 और 20 60 65 बच्चे क्या आ गए, नॉन क्वालिफाइड आ गए। हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाइड टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड फ्रॉम द स्कूल वाई। वाई स्कूल में कितने बच्चे क्या है, क्वालिफाइड हैं, उनका वाई से ही परसेंट निकालना है। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 560 क्वालिफाइड कितने में से, 625 में से परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दी, 25 चौका 100 और 25 25। इसको आप सोल्व करेंगे तो 5 से 5 बन 25, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 500 का 20। ये आ गया 22.4 गुणा 4। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौक 16, हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9 और 4 दूनी 8, 89.6% आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो ये आप इस बस सिर्फ लैंग्वेज दे रखी है इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं है। आपको जो अपना बेसिक्स पढ़ रखा है वही आपको यूज करते हुए जाना है, हर स्टेप वाइज आपका आंसर अपने आप डायरेक्ट आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले आपको एक चीज मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि जैसे हम लिखते हैं, हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, यहाँ पर हमने किया है कि मोर देन 40% मोर देन लिखते हैं। जैसे हम लिखते हैं एक्स का वाई है वो 40% एक्स से वाई 40% मोर देन है। मान लीजिए एक्स की वैल्यू अगर 100 है तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी, 140। तो यहाँ पर अगर आप जैसे एक्स की वैल्यू आपको कुछ भी दे रखी, जैसे एक्स की वैल्यू 600 दे दी, तो मैं कह दूं आपको एक्स का 140 मतलब वाई है 40% मोर देन है, तो आप इसको मोर देन कैसे निकालेंगे, आप इसको ऐसे निकालने लग जाएंगे, जो भी आंसर आएगा फिर इसको 600 और इसमें ऐड करेंगे। तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं
कि अगर आपको 40% मोर निकालना है तो 600 गुणा 40% मतलब 100% तो है ही है, और 40% और ज्यादा निकालना है तो 140 से आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये इससे आपका कैलकुलेशन हो गया, वो जल्दी हो जाएगा, समय आपका बच जाएगा। अगर मैं कह दूं कि 40% कम है, 600 का 40% कम है तो 100% था, 100% से 40% कम कितना हो जाएगा? 60। तो 600 का जो 60% आएगा वो आपका डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा। तो ऐसे आप कैलकुलेशन के टाइम को घटा सकते हैं, जो कि आपका एग्जाम्स में बहुत ज्यादा जरूरी है, कैलकुलेशन टाइम घटाना, ताकि आप और दूसरे सब्जेक्ट को सही समय दे सकें। उसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए रिसेंट सर्वे, रिसेंट सर्वे में 40% हाउसेज कंटेन्स टू और मोर पीपल। हमें पता है कि 40% की वैल्यू क्या होती है? 2/5 होती है। 40% घर है, मान लीजिए टोटल घर आपके पास, आप मान लीजिए यहाँ पर 500, कंपेयर करने के लिए 200/5 लिख सकते हैं। भाई अगर 5 का 40% 2 है तो 500 का 40% 200 ही होगा, ये तो डायरेक्ट है, बेसिक चीज है। 500 घर आप टोटल मान लीजिए, उसमें से क्या कहता है, 40% हाउसेज कंटेन्स टू और मोर पीपल, 2+ पीपल, या तो दो है या दो से ज्यादा लोग हैं। 40% का, तो 40% का कितना हो गया? 200। 200 घर ऐसे हैं जिसमें कि 40%, 200 घर ऐसे हैं जिसमें कि दो या दो से ज्यादा लोग रहते हैं। तो बच गए कितने? दो या दो से ज्यादा रहते हैं, दो या दो से ज्यादा रहते हैं तो कम कितने जाएंगे? केवल एक मैन, ओनली वन मैन, ओनली वन मैन या वुमेन, जो भी पर्सन कह सकते हैं, पीपल कह सकते हैं, जिसमें केवल एक आदमी रहता है, वो कितने बच गए? 3। उसके बाद कहता है, ऑफ दोज हाउसेज कंटेनिंग ओनली वन पर्सन, जिन घरों में केवल एक पर्सन है, 20% हैविंग ओनली ए मेल, उनमें, जिस घर में केवल एक आदमी है उनमें से 20% में केवल मेल है। तो 300 का हमें डायरेक्ट पता है क्या निकालना है? 20% निकालना है। 60 घर ऐसे हैं, 60 घर ऐसे हैं जिनमें केवल मेल है, तो बच गए 300 घर ऐसे हैं जिनमें केवल एक आदमी है या एक औरत रहती है। उसमें से हमें पता चल गया कि 60 घर ऐसे हैं जिसमें केवल एक मैन है, एक मेल है। तो बच गए कितने? 240 घर बच गए। 240 घर मिले जिनमें केवल क्या है? ओनली वुमेन है। हमें निकालना क्या है? व्हाट इज द परसेंट ऑफ ऑल हाउसेज विच कंटेन्स एग्जैक्टली वन फीमेल। उन घरों की परसेंटेज निकालिए जिसमें केवल एक फीमेल है, कोई भी मेल नहीं है। तो हमें मिलता है 240 घर हैं बटे टोटल कितने? 500 गुणा 100। तो इसको अगर आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 48%। इसको आप ऑप्शन से अगर नेग्लेक्ट करने चाहें तो दो ऑप्शन तो आपके डायरेक्ट कट रहे, क्योंकि आपको यहाँ पर 240 पता था, और हमें पता है कि 500 का आधा 50% कितना होता है? 250 होता है। तो 50% तो नहीं हो सकता, 56 तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अब बच गया 48 और 45। तो 45 तो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, हमें एग्जैक्ट लग रहा है कि 48 के पास है। तो आप डायरेक्ट ऑप्शन देख के भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इसका 48% आ जाएगा, इस क्वेश्चन को देख लेना। इसके बाद है इन ए टेस्टिंग, इन ए टेस्ट, किसी भी टेस्ट में कंटेनिंग 80 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन है उसमें, कैरिंग 1 मार्क ईच। भाई 80 सवाल है, एक सवाल कितने नंबर का? 1 नंबर का, तो 80 क्वेश्चन हो गए। उसके वो कहता है, अर्पिता आंसर 65% ऑफ द 40 क्वेश्चन। अर्पिता क्या करती है? पहले 40 क्वेश्चन सोल्व करती है, उसमें से वो एक बार कंक्लूड करती है कि मेरे 40% में से 65% क्वेश्चन ठीक है, 65% क्वेश्चन ठीक है। और जो नेक्स्ट, व्हाट परसेंट ऑफ द अदर 40 क्वेश्चन, अगले 40 क्वेश्चन का डज शी नीड टू आंसर करेक्टली टू स्कोर 75%। उसको टोटल स्कोर करना है कितना? उसको करना है 75%। फर्स्ट 40 क्वेश्चन में उसने कितना कर लिया? 65%। हमें निकालना है कि जो नेक्स्ट सेकंड 40 क्वेश्चन है उसमें उसको कितने परसेंट, मान लीजिए x% उसको क्वेश्चन ठीक करने हैं ताकि वो 75% तक पहुंच जाए। तो एक दो तरीके से इस सवाल को हम करेंगे। पहला तरीका है कि आप 75% निकाले 80 का, ताकि आपको ये पता चल जाए कि उसको कितने क्वेश्चन ठीक करने हैं। 25 या 75, 25 का 100, 60। कंडीशन लग गई कि उसको 80 में से 60 क्वेश्चन ठीक करने ही करने हैं। उसने अभी तक पहले 40 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन ठीक कर दिए? 65% क्वेश्चन ठीक कर दिए, तो 65 की वैल्यू निकाल दीजिए। मतलब 26 क्वेश्चन वो ठीक कर चुकी है।
उसको क्वेश्चन 80 क्वेश्चन थे टोटल, उसमें से उसको 75% क्वेश्चन ठीक करने जरूरी थे, मैंडेटरी थे। तो उसने 75% करके उसने देखा कि 80 का 75% तो 60 क्वेश्चन मेरे को ठीक करने हैं। वो क्वेश्चन करने लग जाती है और पहले 40 क्वेश्चन करके देखते हैं कि उसके तो सिर्फ 65% क्वेश्चन ही ठीक है, जिसका मतलब ये है कि उसके 40 में से 26 क्वेश्चन ही केवल ठीक है। तो उसको वो देखती है कि अब मुझे कितने क्वेश्चन और ठीक करने हैं। अब वो पहले 40 तो कर चुकी, उनको तो दोबारा ठीक कर नहीं सकती हो। जो नेक्स्ट 40 क्वेश्चन बच गए उनमें से उसको ठीक करने पड़ेंगे। तो 60 में से 26 जब उसने घटाए तो उसके पास आंसर हो गया 34। उसको कितने क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही करने थे? वो थे 34। तो 34 क्वेश्चन सही करने थे। कितने में से सही करने थे उसको? 40 गुणा कितना? सो ये इसकी एक्स परसेंट। ये परसेंट आ जाएगा कितना परसेंट ठीक करना था। यहां से आप काट दीजिए इसको, 0 से 0, ये 2, ये 5, ये गया 17। तो एक्स की वैल्यू आ गई 85%। मतलब उसको जो नेक्स्ट 40 क्वेश्चन है उनमें से 85% क्वेश्चन तो ठीक करने ही करने होंगे, तभी वो अपने पासिंग क्राइटेरिया तक पहुंच जाएगी, पासिंग क्राइटेरिया तक पहुंच पाएगी। तो 85% आपका आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को हम एक और तरीके से देखते हैं, जो कि आपका डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। बस सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करने होंगे, उसमें और कुछ नहीं करना। जो कि किससे होगा? आपको कंपेरिजन से करना होगा। आपको वैल्यूज की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी वहां पर। यहाँ पर देखिए, इन ए टेस्ट कंटेनिंग ऑफ 80 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन है, उनमें से 40-40 के वो दो सेट बना लेती है। पहले में उसने कर दी 65% ठीक, और दूसरे में और उसको टोटल कितने करने थे? 75%। तो अब वो 40x% उसको ठीक करने पड़ेंगे। यही तो क्वेश्चन की लैंग्वेज है। सिर्फ पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है कि 80 का 75% उसको ठीक करने हैं। तो 80 का 75% आपने लिख दिया, 40 का 65% ठीक वो कर चुकी है। तो अब उसके पास क्वेश्चन बच गया 40, और 40 का उसको x% ठीक करने था, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो आप यहां से निकालेंगे, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 60। यहाँ से ये कितना आ जाएगा? 0 से 0 कट गया, 65 × 130, ये 2 पे कट जाएगा, ये 26 पे। 26 क्वेश्चन वो ठीक कर चुकी। तो अब कितने क्वेश्चन? 34 क्वेश्चन। तो 34/40, 85% आपका आंसर आ जाएगा। और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि तीनों में 100 100 100 है, तो तीनों में आप पहले तीनों के 100 को क्या कर सकते हैं? कैंसिल भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर लास्ट में अगर 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते, 85%, तो ऐसे भी तरीके से कर लीजिए, आंसर तो ये आपको 85% आएगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? कैलकुलेशन टाइम को डिक्रीज कर सकते हैं। ये तो बेसिक्स होते हैं। ये अगर आपके कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है तो आप ऐसा करिए। आप जरूरी नहीं है कि इसी मेथड से करें, क्योंकि अगर आप इस मेथड में लगे, मल्टीप्लाई आपसे हुई नहीं, तो आप इस क्वेश्चन को गलत करके आ जाओगे, और कोई कोई भी आंसर जो ऑप्शंस होते हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट मिलते जुलते होते हैं। तो आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उस तरीके से क्वेश्चन को कर लीजिए। उसके बाद आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, if the length, breadth and height of a cuboid as decrease and increase by 5%, 5%, 20% respectively, then what will the impact on volume? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हम बहुत कर चुके हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है लेंथ गुना ब्रेड्थ गुना हाइट। अब उसने क्या कि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों की मल्टीप्लाई तो वॉल्यूम होगी। इनिशियल यहाँ पर फाइनल 5%, 5% का हमें सबको पता है 1/20 होते हैं। अगर 20 थी तो 5% कम कर दी, कितनी कर दी? 19 कर दी। 20 से कर दी 19, 20 से कर दिए भी 19, और 20% का वैल्यू क्या होता है? 1/5। 5 से 1 बढ़ा के कर दी कितनी? 6। यहाँ पर इंक्रीज है। बस आपको सिर्फ लैंग्वेज समझनी होती है। क्वेश्चन में मैथ के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, बस केवल अगर आपने लैंग्वेज समझ ली तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन को कर दोगे। यहाँ पर देखिए, अब हमें पता है कि जो चीज इन दोनों में यहाँ पर और यहाँ पर कॉमन, उसको हम काट सकते हैं। यहाँ पर हमें पता है 2 कॉमन है, 10, 3 से और तो कुछ कट नहीं रहा। अब यहाँ पर करते 20 500 1000, 1000 आपका ये आ जाएगा। अब हमें निकालना है 19 × 3। आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। हम आपको एक तरीका बताएंगे स्क्वायर और क्यूब रूट निकाल, स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालने का, ऐसे ही क्यूब और क्यूब रूट निकालने का।
इसकी परसेंटेज के जस्ट बात कराएंगे आपको, तब तक के लिए आप 19 का स्क्वायर याद कर लीजिए, या मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं, क्योंकि एक दो क्वेश्चन तो आपका लेंथी जरूर मिलेगा क्वेश्चन में। ये आ गया 366 गुणा 3, 3 7 18 एक, ये आ गया 1083। मतलब पहले वॉल्यूम 1000 थी, अब कितना आ गया 1083। कितनी इंक्रीज हो गई, 83 यूनिट इंक्रीज हो गई, कितने पर, 1000 पर। हमें किस पर निकालना है, 100, क्योंकि परसेंट 100 पे होती है। 20 से 20 कैंसिल, लिया गया 8.3%। ये आपका आंसर होगा। तो इससे ऐसे आप निकाल सकते हैं। तो आज 12 क्वेश्चन थे, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहे होंगे। ओके, बाय, बेस्ट ऑफ लक।